नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पाकिस्तान को गुड्डा मिल गया, पाकिस्तान को भुट्टा मिल गया, पाकिस्तान को लोन मिल गया, पाकिस्तान को ड्रोन मिल गया। ये सब चल ही रहा था कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की आतंक विरोधी कमेटी CTED का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। इस कमेटी के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव 3 साल के लिए होता है। ट्रंप ने 12 देशों पर प्रतिबंध लगाया है कि उनके नागरिक अमेरिका नहीं आ सकेंगे, लेकिन उनमें पाकिस्तान नहीं है। जबकि इन देशों पर प्रतिबंध लगाने के कारणों में आतंकवाद भी है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर घोषणा की हेडलाइन में लिखा है, ऐसा अमेरिका को आतंकवाद से बचाने के लिए किया जा रहा है। इन सब पर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है? संयुक्त राष्ट्र में आतंक विरोधी कमेटी का उपाध्यक्ष पाकिस्तान बने, भारत ने आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं बोला है? इस वीडियो में हम आगे यह भी बात करेंगे कि मोदी सरकार की विदेश नीति को स्टेरियम नीति क्यों कहा जाना चाहिए और यह स्टेरियम नीति क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों को इंटरनेशनल वीजा देने पर रोक लगा दी है। न जाने कितने भारतीय छात्रों ने साल 2 साल इसके लिए मेहनत की होगी। अब भारतीय छात्र अमेरिका नहीं जा पाएंगे हार्वर्ड में पढ़ने के लिए। इनमें से काफी मोदी समर्थक परिवारों के भी बच्चे होंगे। बीजेपी के नेताओं के बच्चे अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते रहे हैं, तो क्या अब उन मंत्रियों को दूसरों के बच्चों के लिए नहीं बोलना चाहिए? जिनका एडमिशन हार्वर्ड के लिए हुआ होगा, उन्हें कितना बड़ा झटका लगा होगा कि अब उन्हें इंटरनेशनल वीजा नहीं मिलेगा, अमेरिका नहीं जा सकेंगे। इन सब पर भारत के विदेश मंत्री का क्या कहना है? क्या ट्रंप का भूत इतना बड़ा हो चुका है कि कोई बोल ही नहीं रहा है? विदेश मंत्री S जयशंकर सबको खरी एंड खरी सुनाने के लिए जाने जाते हैं, अब क्यों चुप हो गए हैं? कांग्रेस मांग कर रही है कि वे अमेरिका के विदेश सचिव के साथ इस सवाल को उठाएं, लेकिन हमें इससे संबंधित कोई बयान नहीं मिला है। क्या पहलगाम हमले के बाद विदेश मंत्री ने भारत में कोई इंटरव्यू दिया है? आपको याद है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर ने पहला इंटरव्यू कहां दिया था? नीदरलैंड के सरकारी ब्रॉडकास्टर NOS चैनल को इंटरव्यू दिया। ट्विटर पर इस चैनल के 24 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। इससे कहीं ज्यादा फॉलोअर गोदी मीडिया के चैनलों के हैं। इस इंटरव्यू में विदेश मंत्री जयशंकर ने दावा किया है कि पहलगाम के आतंकियों की पहचान कर ली गई है। 22 मई को यह इंटरव्यू दिया गया। आज 5 जून है, लेकिन आतंकी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। मेरा प्रश्न अलग है, क्या उस समय किसी गोदी एंकर ने विदेश मंत्री को यह लेक्चर दिया कि गोदी चैनलों की झूठ फैलाने में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि आप सच बोलने के लिए नीदरलैंड के सरकारी चैनल के स्टूडियो में चले गए? कोई हंगामा भी हुआ कि विदेश मंत्री विदेशी चैनलों को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं गोदी एंकरों ने रक्षा प्रमुख को यह पाठ पढ़ाने का प्रयास किया कि भारत में उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, विदेश में इंटरव्यू देने की उनकी रणनीति गलत थी, इससे भारत का नुकसान हो गया। दुनिया भर के विदेश मंत्री रोज बोलते हैं, लगातार इंटरव्यू देते हैं। पाकिस्तान को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र को लेकर सवाल है। मजाक बना दिया है पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाकर आतंक विरोधी कमेटी का। सांसदों के विदेश दौरे को लेकर सवाल हो रहे हैं। हार्वर्ड में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों को अब इंटरनेशनल वीजा नहीं मिलेगा, इसे लेकर सवाल हो रहे हैं। ट्रंप के बयानों को लेकर सवाल तो हो ही रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री से कितना कुछ है पूछने के लिए। हमारा सवाल विदेश मंत्री से दूसरा है, क्या गोदी मीडिया ने जयशंकर से इंटरव्यू का कोई समय मांगा है? अगर हां, तो किन गोदी चैनलों ने उनसे इंटरव्यू का निवेदन किया है? क्या विदेश मंत्री ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया है? सोचिए, अगर इसका जवाब ना में आया कि किसी गोदी चैनल ने विदेश मंत्री S जयशंकर से इंटरव्यू ही नहीं मांगा है, तो यह विदेश मंत्री के लिए भी शर्मनाक है और गोदी चैनलों के लिए भी। शशि थरूर ने वॉशिंगटन में जो कहा है, अगर जनता उसका मतलब हिंदी में समझ लेगी तो पता चल जाएगा कि सांसदों को विदेश भेजकर किस तरह से मूल सवालों से ध्यान भटकाया जा रहा है। वॉशिंगटन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमें कोई भ्रम नहीं, हम यहां किसी नतीजे के लिए बातचीत करने नहीं आए हैं। यह तो सरकार का काम है, हमारा काम है समझ का विस्तार करना, अपने स्टैंड को साफ करना और अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी है तो उसे दूर करना।
हम इसके अलावा कोई मांग लेकर नहीं आए हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि क्या आप हमारे लिए ये काम कर देंगे। यह दौरा इसलिए नहीं है, और हम जिस भी देश में गए हैं वहां पर यह बात लागू होती है। हम नहीं कह रहे कि आप कुछ करें, हम चाहते हैं कि आप समझें, हमारे साथ खड़े हों। तो आपको समझना है कि ये समझाने गए हैं, कुछ करने नहीं गए हैं। शशि थरूर ने अच्छी अंग्रेजी में कहा, लेकिन सरल हिंदी में यही मतलब निकलता है कि हम लोग घूमने फिरने गए थे, घूम फिर कर लौट रहे हैं, हमें कोई भ्रम नहीं। तो यह काम दिल्ली में सभी देश के राजदूतों को बुलाकर किया जा सकता था। सभी देशों की राजधानियों में तैनात भारत के राजदूत ही यह काम कर लेते। सर्वदलीय सांसदों का 33 देशों में दौरा हो रहा है, और दौरे पर गए सांसद कह रहे हैं कि हम किसी नतीजे के लिए बातचीत करने नहीं आए हैं, समझ बढ़ाने आए हैं। क्या इसे लेकर वाकई दिन रात झूठ बोलने वाले भारत के राष्ट्रवादी पत्रकारों को विदेश मंत्री एस जयशंकर से कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछना है? पूछना चाहिए कि पाकिस्तान को इतना सब कुछ मिल रहा है, उसे लेकर आप कैसे देखते हैं? सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही? एक्स पर और गोदी चैनल के एंकर हाय तौबा क्यों कर रहे हैं? यह अमेरिका के विदेश सचिव रूबियो हैं। इनके एक्स पर जाकर देखा तो जनाब नियमित रूप से एबीसी, फॉक्स न्यूज, एनबीसी, फेस द नेशन जैसे चैनल में इंटरव्यू देते रहते हैं। स्वतंत्र पत्रकारों को भी इंटरव्यू देते हैं, जगह जगह प्रेस को बाइट देते हैं, सेनेट की समिति के सामने पेश होते हैं। कई बार तो लगता है कि शाम को रूबियो के पास कोई काम नहीं होता तो टीवी चैनलों के स्टूडियो चले जाते हैं। लेकिन वहां देखिए, इस वक्त जब अमेरिका के लोकतंत्र को लेकर बहुत निराशाजनक खबरें आ रही हैं, फिर भी प्रेस की भूमिका बची नजर आती है। विदेश मंत्री और राष्ट्रपति प्रेस से बात कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद के असर में देखिए तो घरेलू स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की कड़ी समीक्षा होने लगी है। लोग अब पलटकर पूछने लगे हैं कि दुनिया के मंच पर इस समय पाकिस्तान को फिर से जगह कैसे मिलने लगी? भारत क्या कर रहा है, क्यों नहीं रोक पा रहा है? आपको याद है, ठीक 1 साल पहले लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने 80 इंटरव्यू दिए, एक एक चैनल को 2 बार, एक एक अखबार को कई बार। बताइए, 80 इंटरव्यू 2 महीने में। यहां पहलगाम हमले को 1 महीने से ज्यादा हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, यहां तक कि संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए भी राजी नहीं होते। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी नेहरू नहीं है, इंदिरा गांधी भी नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी सवाल पूछने वालों के सामने आने से डरते हैं। यह भी लिखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की मांग पर चीन युद्ध के दौरान नेहरू ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। उस युद्ध में जब नेहरू कमजोर पड़ते नजर आ रहे थे, तब भी उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाया। उन्होंने उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नेहरू मानते थे कि लोकतंत्र में जनता को जानने का इख्तियार है। संसद का सत्र तो छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। कांग्रेस ने इस बारे में सवाल भी उठाया है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने उसके बाद विपक्ष से किसी भी प्रकार से बात की? 36 साल के थे अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष के सांसद, नेहरू से मिले, नेहरू मान गए। उस समय नेहरू के पास प्रचंड बहुमत था। 8 नवंबर 1962 को विशेष सत्र बुलाया गया। मुंबई हमले के बाद संसद में अलग से आतंकी हमले पर चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार विशेष सत्र बुलाना ना पड़े, इसलिए 47 दिन पहले मॉनसून सत्र की घोषणा कर दी गई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को ईगो की कोई समस्या है कि हमसे कोई सवाल ना पूछे? हम सवालों से बहुत बड़े हैं, सवाल पूछेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि सवाल हमसे बहुत छोटे हैं। हम इन सवालों के जवाब किसी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि वोटर फिर भी मुझे ही वोट करेगा, चुनाव हम ही जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आखिर ऐसा क्यों करते हैं? यह बात समझ के बाहर है। उन्हीं के फ्रेंड हैं या थे राष्ट्रपति ट्रंप, दिन भर मीडिया के बीच रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी मीडिया के पर्दे पर रहते हैं, लेकिन सवाल जवाब करते हुए मीडिया में दिखाई नहीं देते।
दिखते हैं केवल हाथ हिलाते हुए, रैली करते हुए, मीटिंग करते हुए, इनसे उनसे दिस दैट मिलते हुए, सवालों के जवाब देते हुए नहीं दिखते। अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रेस को भला बुरा कहने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए देखे जा सकते हैं। प्रेस को धमकाते भी हैं, ललकारते भी हैं, लेकिन सवालों का सामना करते हैं। केवल व्हाइट हाउस ही नहीं बल्कि कई जगहों पर आप राष्ट्रपति ट्रंप को पत्रकारों से बात करते हुए देख सकते हैं। कोविड के दौरान लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अपने पहले कार्यकाल में अपने विमान पर पत्रकारों को ले जाते थे, सवालों के जवाब देते थे, अब भी ऐसा करते हैं। जनता सवालों के ढेर पर खड़ी है मगर कोई जवाब देने वाला नहीं। जो सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देती है वो सरकार अपनी ही जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही। क्या वाकई पाकिस्तान दुनिया के मंच पर अलग थलग पड़ गया था, जो अब लग रहा है कि फिर से उसे भाव मिल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान पर कभी बैन नहीं लगाया। पहलगाम हमले के बाद ही नहीं, पहले भी आईएमएफ ने लोन दिया है। उसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पहले भी लोन दिया है पाकिस्तान को, इस बार भी दिया। भारत क्यों नहीं आतंकवाद के मामले को लेकर पाकिस्तान को घेर पा रहा है? विदेश नीति को लेकर बीजेपी हमेशा आक्रामक नजर आती है क्योंकि विदेश नीति को बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व के विस्तार के रूप में देखती आ रही है। दुनिया भारत की बात सुनने लगी है। इस तरह के बयान प्रधानमंत्री मोदी भी दे चुके हैं, तो अब उनकी बात क्यों नहीं सुन रही? 6 साल में पहली बार G7 के लिए कनाडा ने उन्हें क्यों नहीं बुलाया और भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? बताइए कि पाकिस्तान को लोन देने से पहले, संयुक्त राष्ट्र में आतंक विरोधी कमेटी का उपाध्यक्ष बनाने से पहले आपसे यानी भारत से कोई राय ली गई? बाद में भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दी है दुनिया को? भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। अब हम आते हैं आज के वीडियो के एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर। आपको थोड़ा 11 साल के अतीत में ले जाना चाहता हूं, कुछ याद दिलाते हुए बहुत कुछ आपसे पूछना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं। 11 साल में यह पहला अवसर है जब विदेश नीति को विदेश नीति की तरह देखने और सवाल पूछने का प्रयास हो रहा है। हिंदी भाषी गांव के लोगों को कुछ खटक गया है, वरना तो स्टेडियम एंड ऑडिटोरियम में जुटाई गई भारतीय मूल के लोगों की भीड़ की तालियों की गूंज और मध्यम रोशनी में प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का यह वीडियो काफी होता था समझाने में और बताने में कि भारत का दुनिया में नाम हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा दिया है। विदेश दौरे के समय गोदी चैनलों के स्क्रीन पर जो पट्टी लिखी आती है उसमें एक पट्टी पर जरूर लिखा होता था, भारत का सम्मान बढ़ा या बढ़ाया। Friends, I want you to give a big Australian welcome to my dear friend, Prime Minister Narendra Modi. इस तरह का उद्घोष या प्रवेश आमतौर पर रॉक स्टार या फिल्म स्टार करते हैं। उन्हें महान दिखाने के लिए कैमरा नीचे के एंगल से ऊपर की तरफ देखता है, लेकिन जल्दी ही अंदाज प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और विदेश दौरे का अभिन्न अंग हो गया। बड़े से बड़े स्टेडियम में मध्यम लाल रोशनी के प्रभाव से उनकी लोकप्रियता को ठीक उसी तरह दिखाया गया जैसे 2014 की रैलियों में जिमी जिप कैमरे से भीड़ की लहर दिखाई जाती थी। बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में कुर्सियां खाली रहने लगीं तो जिमी जिप कैमरे का इस्तेमाल कम पड़ गया। स्टेडियम एंड ऑडिटोरियम के सहारे विदेश में अपना जलवा दिखाने लगे। यहां पर आए लोगों को किसने जुटाया, कितना पैसा खर्चा हुआ, किसका पैसा खर्च हुआ, कितना समय लगा, इन सब पर मीडिया में रिपोर्ट आई कहीं कहीं, लेकिन गोदी मीडिया के कारण भारत की जनता को पता नहीं चल पाया। आप याद कीजिए, न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर, ह्यूस्टन का एनआरजी स्टेडियम, न्यूयॉर्क का ही नेसो कोलिसियम, लंदन का वेम्बली स्टेडियम, अबू धाबी का जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम,
जिन जगहों पर खेल कूद से लेकर मनोरंजन के कार्यक्रम होते थे, उन जगहों से प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश दौरे की छवि चमकाने लगे, गढ़ने लगे। गोदी मीडिया इन्हीं सबको कवर करता था। बाकी विदेश दौरे में क्या समझौते हुए, संबंधों में क्या बदलाव आया, पिछले दौरे में हुए समझौते का परिणाम क्या निकला, इस तरह की बातें पीछे छूटने लगीं। कहीं कहीं लिखा भी गया तो बढ़ा चढ़ाकर दावे ही किए गए, बहुत कम आलोचना हुई। हिंदी प्रदेश के गांवों में यही सब देखकर आम जनता पसर गई कि विदेशों में भारत का इतना नाम हो गया। लोग भूल गए कि भारत का नाम हमेशा हमेशा से था, पहली बार नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को मैं स्टेरियम नीति कहता हूं। स्टेरियम नीति के बारे में दुनिया के दिग्गज राजदूतों को भी भनक तक नहीं, आइडिया नहीं कि स्टेरियम क्या है। स्टेडियम और ऑडिटोरियम को मिलकर बनाया गया है स्टेरियम फॉरेन पॉलिसी। इस तरह की विदेश नीति में गाना बजाना होता है, भाषण जोरदार होता है, भाषण का ऑडियो सिस्टम शानदार होता है, लेकिन रिजल्ट जीरो होता है। ऐसी विदेश नीति को स्टेरियम विदेश नीति कहते हैं। क्या आपने नोट किया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, वहां की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में छात्रों से बैठकर बातचीत कर रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। जैसे अप्रैल महीने में राहुल गांधी ब्राउन यूनिवर्सिटी गए, यहां के वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में अपनी बात रखी और प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय ने उनसे सवाल भी किया। इसके बाद छात्रों ने भी उनसे सवाल किए। एक छात्र ने सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल कर दिया तो राहुल गांधी को जवाब देना पड़ा और उन्होंने कहा कि वे सार्वजनिक मंच पर यह स्वीकारते हैं कि 80 के दशक में जो हुआ गलत था। वे उस समय सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन पार्टी की अतीत की सभी गलतियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। अगर इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी किसी यूनिवर्सिटी में जाते और कोई छात्र गुजरात दंगों को लेकर सवाल पूछता, यह भी पूछता कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला क्यों होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर यूट्यूबर के चैनल क्यों बंद कराए जाते हैं, तब दुनिया देखती कि वे क्या जवाब देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, तो वे यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों के सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं। 2021 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोफेसर कौशिक बसु के सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा था, आपातकाल एक गलती थी। बिल्कुल यह एक गलती थी। उनकी दादी ने भी आपातकाल को गलती माना, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भारत की संस्थाओं को कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की। And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. बीजेपी अक्सर राहुल गांधी पर आरोप लगाती है कि विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करते हैं। जवाब में कांग्रेस विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी के बयान का वीडियो दिखाती है कि विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं। लेकिन इन सब में एक बात छूट जाती है, बीजेपी क्यों विरोध करती है। राहुल गांधी की बात का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन क्या कभी बीजेपी यह कह पाएगी कि राहुल गांधी कम से कम अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों के सवालों का जवाब दे देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाकर सवालों के जवाब राहुल गांधी की तरह नहीं देते हैं। विदेश यात्राओं के दौरान यूनिवर्सिटी में भाषण के उल्लेख जरूर मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की फुडान यूनिवर्सिटी और सिंगवा यूनिवर्सिटी गए। फुडान यूनिवर्सिटी में उन्होंने छात्रों से मंच पर मुलाकात की, लेकिन सवाल जवाब नहीं किया। मंच से भाषण दिया, धन्यवाद बोले और भाषण समाप्त कर चले गए। लेकिन सिंगवा यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी छात्रों के सवालों को लेते हैं और जवाब भी देते हैं। तब फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला क्यों नहीं जारी रखा। 2015 में ही प्रधानमंत्री मोदी कजाकिस्तान की नाज़रबायेव यूनिवर्सिटी गए, वहां भी ऑडिटोरियम में भाषण दिया, लेकिन सवाल जवाब नहीं किया। 2016 में केन्या की नायरोबी यूनिवर्सिटी गए,
लगता है कि इसके बाद प्रधानमंत्री ने विदेशों में यूनिवर्सिटी का दौरा कम कर दिया या फिर बंद ही कर दिया। इसकी नौबत ना आए इसलिए विदेश नीति में स्टेडियम और ऑडिटोरियम को मिलाकर स्टेरियम नीति की खोज की गई, ताकि लोग आए, नहीं भी आए तो बुलाया जाए, खूब तालियां बजें और मोदी मोदी हो। सबको दिख जाए कि प्रधानमंत्री मोदी दिन रात पब्लिक के बीच ही रहते हैं, लोकप्रिय हैं। लेकिन लोगों ने उस धुन में नोट नहीं किया कि कभी बैठकर ठीक से आमने सामने सवालों के जवाब नहीं देते। न्यूयॉर्क में भोपाल वाला भाषण दे आते हैं और भोपाल जाकर बताते हैं न्यूयॉर्क में भारत का नाम हो गया। दोनों जगह सुनने वाले भारतीय और भारतीय मूल के ही लोग होते हैं। यह जो दिखता है कि एक नेता मंच पर है और छात्र सवाल कर रहे हैं, क्या उससे बीजेपी को दिक्कत होती है? इसका जवाब तब मिलेगा जब गोदी पत्रकार बीजेपी से सवाल करेंगे कि राहुल गांधी से यूनिवर्सिटी के छात्र सवाल करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी हार्वर्ड कोलंबिया क्यों नहीं जाते, वहां के भारतीय छात्रों को उनसे सवाल करने का मौका क्यों नहीं मिलता। अव्वल तो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र भी उनका इंतजार कर रहे हैं। आप 1 लाख वीडियो बना लीजिए, 4 लाख रील बना लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाएंगे। विपक्ष के नेता ट्विटर पर दिन रात लिख रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि गोदी मीडिया के सैकड़ों चैनल और दर्जनों अखबार उनकी बातें जनता तक नहीं पहुंचने देते हैं। भारत की जनता को कुछ भी पता नहीं कि यह सब क्या हो रहा है। विपक्ष अगर अपने सवालों को लेकर गंभीर है तो उसे ट्विटर का चक्कर छोड़कर जनता को बताना होगा, तरीका खोजना होगा कि सवाल क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाइट ट्विटर पर ही घूमकर खत्म हो जाती है। आज भारत की जनता को कितना कम मालूम है। केवल यही मालूम है कि विदेशों में भारत का नाम हो गया। यही कारण है कि सरकार को अब फर्क नहीं पड़ता। अगर यही गोदी मीडिया केवल 2 दिन 48 आवर्स इन्हीं सवालों को लेकर दिन रात बहस कर दे, फिर आप देखिए वही जनता विदेश नीति को लेकर 100 सवालों के साथ आपको सड़क पर मिल जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।